चलिए आगे वाले प्रैक्टिस सेट में आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। तो पहला कार्य कुशलता में वृद्धि, दूसरा पहल क्षमता, तीसरा संसाधन का अधिकतम उपयोग, चौथा परिवर्तित तकनीकों को अपनाना। ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शंस है, क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। ऑप्शन कार्य कुशलता में वृद्धि, दूसरा पहल क्षमता, तीसरा संसाधनों का अधिकतम उपयोग और चौथा परिवर्तित तकनीकों को अपनाना। ठीक है, जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है, सिद्धांत का महत्व है नहीं, नहीं है, महत्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कार्य कुशलता में वृद्धि, कार्य कुशलता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है कि हेनरी फ्योल था एक, तो हेनरी फ्योल कौन था। तो ऑप्शन है समाज वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर, लेखाकार, उत्पादन इंजीनियर। ठीक है, तो हेनरी फ्योल कौन था। तो हेनरी फ्योल कौन थे, तो हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर थे। इन्होंने कोयले की खान में बहुत दिनों तक बहुत छोटे से पोस्ट पे काम किया, उसके बाद तरक्की करके प्रबंधक के पोस्ट तक पहुंचे थे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। हमारे पास ऑप्शंस है, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। ठीक है, दूसरा श्रम का विभाजन करना चाहिए, तीसरा संसाधनों को कार्यों में विभाजित करना चाहिए, चौथा इसमें विशिष्टीकरण होता है। ठीक है, तो कार्य विभाजन का जो सिद्धांत है उसके अनुसार से क्या होता है कि काम उसी को देना चाहिए जो उस काम में सबसे परफेक्ट हो, मतलब स्पेशलाइज्ड हो। क्या है, इसमें विशिष्टीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है कि वह संबंधित श्रमिकों के परिचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। इस कथन द्वारा क्रियात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत किसके कार्य का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन है निर्देश कार्य क्लर्क, ऑप्शन बी है मरम्मत नायक, ऑप्शन सी है टोली नायक, ऑप्शन डी है कार्यक्रम क्लर्क। ठीक है, तो वह संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। ठीक है, आइए भाई काम अब कर लीजिए। ठीक है, तो काम करने के लिए वह तैयार रखता है, तो कौन रखेगा, तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि टोली, जो उसके टोली का नायक है वो सब कुछ तैयार रखेगा, क्या ये कर लीजिए काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। पहला विज्ञान न कि व्यवहाराधीन, दूसरा कार्यात्मक फोरमैनशिप, तीसरा अधिकतम न कि सीमित उत्पादन, ऑप्शन डी सहयोग न कि विरोध। तो टेलर के प्रबंध के सिद्धांत कौन नहीं है, तो टेलर के प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन नहीं है। तो जहां तक हम जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि विज्ञान न कि व्यवहाराधीन, मतलब अंगूठा राज ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उन्होंने यह भी कहा था कि उत्पादन जो है वह अधिक से अधिक होना चाहिए, और
सबको आपस में सहयोग करना चाहिए। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कि हो जाएगा क्रियात्मक फोरमैनशिप, क्रियात्मक फोरमैनशिप। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंधक को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंधन की कौन सी तकनीक को इस बात में परिभाषित किया गया है। अब इसमें तकनीक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तकनीक जो था उसमें उन्होंने किया था कि समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और पद्धति अध्ययन। समय में देखा गया था कि समय कितना लगता है, गति में स्पीड क्या है, थकान कितना हो रहा है, पद्धति में तरीका क्या है, ठीक है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मार्ग सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो कौन सा मार्ग अच्छा होगा यह कौन बताएगा। तो तरीका, तरीका मतलब पद्धति। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा पद्धति अध्ययन, ऑप्शन हो जाएगा पद्धति अध्ययन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है। मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है। पहला, इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है। दूसरा, प्रबंधक एवं श्रमिक को खेल नहीं खेलना चाहिए। तीसरा, प्रबंध एवं कर्मचारी दोनों एक दूसरे की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी, कि श्रमिकों को और अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन कौन करता है, ठीक है। तो कौन करता है कि इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है, रुझान में परिवर्तन निहित है, ठीक है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेलर एवं फ्यूल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कि पहला है कि फ्यूल एक खनन इंजीनियर था जबकि टेलर मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। दूसरा, फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ऑप्शन डी, फ्यूल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हुई जबकि टेलर के सिद्धांत की रचना परीक्षण द्वारा हुई। ऑप्शन डी, कि फ्यूल के सिद्धांत प्रबंध के सभी स्तर पर लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने में उत्पादन कार्य पर लागू होती है, ठीक है। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूल खनन इंजीनियर थे और टेलर मैकेनिकल, ये तो सही हुआ। फ्यूल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने प्रशासनिक प्रबंध के लिए दिया था और टेलर ने क्या दिया था, वैज्ञानिक। तो उन्होंने सिद्धांत का परीक्षण करके दिया था। प्रबंध के सिद्धांत जो फ्यूल के थे वह सभी स्तर पर लागू होता है। इसका उत्पादन पत्र जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बी, सही ऑप्शन बी। फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है। टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ये जो ऑप्शन है यह गलत है। अगला क्वेश्चन है कि नवीन आर्थिक नीति घोषित कब हुई थी, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास जुलाई 1990, ऑप्शन बी जुलाई 1991, ऑप्शन सी जुलाई 1992, ऑप्शन डी जुलाई 2001। सही आंसर इसका दीजिए कि यह घोषित कब हुई थी। देखिए, जब भी कोई नियम बनता है, ठीक है, तो वह घोषित हो जाती है पहले और लागू होता है बाद में, ठीक है। तो जब आपसे पूछे कि घोषित कब हुई थी, तो घोषित हुई थी जुलाई 1991 में, ठीक है। लागू हुआ था 1992 में, ठीक है। कोई भी नियम बनता है तो बनता है, बनते ही थोड़ी लागू हो जाता है, उसमें कुछ टाइम लगता है।
तो अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। क्या क्या है ऑप्शन? तो आर्थिक नीति, दूसरा आर्थिक प्रणाली, तीसरा आर्थिक विकास, चौथा ये सभी। ये सभी। तो हम सही ऑप्शन हो जाएगा कि कौन कौन प्रभावित करता है वातावरण को। तो आर्थिक नीति प्रभावित करेगा ही, आर्थिक प्रणाली करेगा ही, आर्थिक विकास करेगा ही, इसीलिए ये सभी। वैसे भी एक ट्रिक है, जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो और ऑप्शन उसमें दिया हो ये सभी, ऑल ऑफ दीज, तो जनरली जो है 90% केसेज में वही ऑप्शन सही होते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन ना पता हो तो उस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है आंसर में। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। क्या है? तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और ये सभी। ये सभी जो हमें लगाना है, जैसा कि हमने बताया कि ऐसे केसेज में जो ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन होते हैं उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की नीति रही है। भारत में उदारीकरण की नीति रही है। भारत में उदारीकरण की नीति रही है। पहला सफल, दूसरा असफल, तीसरा पूर्णतः असफल और चौथा इनमें से कोई नहीं। भारत में उदारीकरण की जो नीति रही है वो क्या रही है? सफल। उदारीकरण होने से बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई, प्राइवेट कंपनियां आई, जिससे भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी के साथ बदला। तो उदारीकरण होने से बहुत ही फायदा मिला है। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में सीखते हैं।